अब देखो, आज जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जेईई एडवांस सीरीज में, वो यहाँ पे मैंने शो किया है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछा जा चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करना है और साथ में हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे, अ बार सपोर्टिंग अ ब्लॉक on its top is placed on a frictionless plank that rests on a horizontal floor। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? a bar supporting a block on its top is placed on a frictionless plank। तो ये जो सरफेस है, बताओ ये सरफेस यहां पे फ्रिक्शनलेस है कि नहीं है वहां पे? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ बार सपोर्टिंग अ ब्लॉक on its top is placed on a frictionless plank that rests on a horizontal floor। The bar is attached to a nail driven into the plank with the help of a spring as shown in figure। Coefficient of friction between the bar and the block। इनके बीच का सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? म्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन पैरेलल टू द स्प्रिंग कैन द प्लैंक बी गिवन प्रिवेंटिंग स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द बार। तो क्वेश्चन में यहां पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में यहां पे बोल रहा है कि हमारे पास एक बार है, बार के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है, इन दोनों के बीच का सरफेस रफ है। जो भी बार है, बार को हमने प्लैंक में लाके प्लेस किया है, बार के एक एंड को हमने कनेक्ट कर दिया है वहां पे स्प्रिंग, और स्प्रिंग को हमने नेल के थ्रू किससे कनेक्ट कर दिया है? प्लैंक से। जो भी प्लैंक है, प्लैंक को हम मूव करा रहे हैं किससे? प्लैंक को हम मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी प्लैंक है, प्लैंक को हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कराना है। या तो हम लेफ्ट की ओर मूव करा दें, या फिर इसको हम कहां मूव करा दें? राइट की ओर। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन पैरेलल टू द स्प्रिंग कैन द प्लैंक बी गिवन प्रिवेंटिंग स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द बार। तो जो ब्लॉक और बार है उनके बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यहां पे मास तो दिया नहीं है, तो तुम यहां पे मास एज्यूम कर लो। पहले मान लो यहां पे इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास हमने मान लिया स्मॉल एम। तो नीचे वाले ब्लॉक का मास कैपिटल एम, ऊपर वाले ब्लॉक का मास हमने क्या मान लिया? स्मॉल एम। अब डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो बताओ, डायग्राम कुछ हमारा ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये हो गया हमारा ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर हमारे पास क्या है? ग्राउंड के ऊपर यहां पे एक प्लैंक है, और जो भी प्लैंक है, ध्यान, एक्सेलरेशन हमने किसको दिया है? एक्सेलरेशन हमने दिया है प्लैंक को। और मान लो हम प्लैंक को मूव करा रहे हैं विथ एक्सेलरेशन ए। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक नेल है, नेल से यहां पे कनेक्टेड है एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग से यहां पे कनेक्टेड हैं दो ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास वहां पे क्या है? एम है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब ये प्लैंक चल रहा है तो दोनों ब्लॉक के बीच में वहां पे कोई स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इमेजिन करो कि एक ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर हमारा प्लैंक पे ही बैठा है। अच्छा, अब ध्यान रखना है, प्लैंक पे बैठ के हम इन दोनों की वहां पे स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, इस पोजीशन पे अगर तुम स्टडी करोगे पूरे सिस्टम की, तो बताओ उस टाइम पे स्प्रिंग फोर्स तो होगा नहीं, लेकिन जैसे ही हम प्लैंक को ए एक्सेलरेशन से चलाएंगे, बताओ इसके ऊपर
सीडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, m प्लस एम इंटू ए। तो इस पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, इस पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स जीरो है। जो भी फोर्स है वो यहां पे सीडो फोर्स है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी प्लैंक है, प्लैंक को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। अच्छा, अब जैसे यहां पे सीडो फोर्स लगेगा तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये कहां चलना स्टार्ट करेगा, ये चलना स्टार्ट करेगा राइट की ओर। अच्छा, जैसे ये राइट की ओर चलना स्टार्ट करेगा तो देखो यार, कुछ टाइम बाद ये पूरा सिस्टम यहां कहीं पहुंच गया। अब बताओ, जैसे ये राइट की ओर जाएगा तो स्प्रिंग यहां पे एक्स से इलोंगेट होगी वहां पे। अब बताओ, जैसे ही आगे की ओर जाएगा स्प्रिंग एक्स से इलोंगेट होगी, तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में kx फोर्स लगाएगी, और इस डायरेक्शन में जो सीडो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था m प्लस एम इंटू ए। देखो ऐसा है कि नहीं, वहां पे जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा है उसके लिए इस पूरे के ऊपर क्या लग रहा होगा, वहां पे सीडो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है वहां पे। तो बताओ, इस ये ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसके लिए दोनों के ऊपर लग रहा होगा सीडो फोर्स राइट की ओर, है कि नहीं। और स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, लेफ्ट की ओर। बताओ इनिशियली कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, तो इनिशियली m प्लस एम इंटू ए फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये फोर्स अगर ज्यादा है तो ब्लॉक अभी इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। और ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में है, ये एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। अच्छा, अब ये बताओ, प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, और ये बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रही है तो बताओ उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। तो इस डायग्राम को मैं समझाता हूं यहां पे इस तरह से कि जैसे इस पोजीशन पे पहले ब्लॉक था, यहां पे m था, यहां पे m था। इनिशियली स्प्रिंग फोर्स जीरो था, इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा था वो लग रहा था m प्लस एम इंटू ए। जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ा, जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ा तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स लगना स्टार्ट हुआ k इंटू एक्स, और सीडो फोर्स अभी भी कितना लग रहा है, सीडो फोर्स लग रहा है m प्लस एम इंटू ए। और मैंने क्या बोला है, इनिशियली कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, तो m प्लस एम इंटू ए, ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा। और बताओ, m प्लस एम ए फोर्स अगर स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा है तो ये ब्लॉक कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा होगा, और ब्लॉक अगर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, प्लैंक पे बैठ के अगर हम देख रहे हैं तो दोनों की स्पीड वहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा जब रिजल्टेंट फोर्स वहां पे क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, और इक्वेशन क्या लिखोगे, के एक्स नॉट किसके बराबर, m प्लस एम इंटू ए के बराबर होगा। तो जो इक्विलिब्रियम पोजिशन आएगी, जो इक्विलिब्रियम पोजिशन आएगी विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, वो आएगी हमारी m प्लस एम इंटू ए अपॉन के। देखो यही हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी कि नहीं आएगी। और ध्यान ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इस पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ है, जीरो हुआ है। तो ये वो पोजीशन है जहां पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, लेकिन इस पॉइंट के पहले तक देखोगे तो रिजल्टेंट फोर्स कंटिन्यूअसली राइट की ओर लग रहा होगा। इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे जब आएगा तो बताओ वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये ब्लॉक आगे जाना स्टार्ट करेगा। अब बताओ, जैसे ये ब्लॉक आगे जाना स्टार्ट करेगा, बताओ अब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा। जैसे ये ब्लॉक आगे की ओर जाना स्टार्ट करेगा, अब मान लो स्प्रिंग इलोंगेट कर गई x, यहां से यहां तक स्प्रिंग कितना इलोंगेट कर गई x, तो अब यहां पे फोर्स लगेगा k इंटू एक्स, ये हो जाएगा m प्लस एम इंटू ए। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे अगर देखोगे
तो रिजल्टेंट फोर्स अगर देखोगे तो वो हो जाएगा kx माइनस m प्लस एम इंटू ए, और ये अब हमारा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब है कि अगर हम प्लैंक पे बैठ के देखेंगे तो इस पॉइंट के बाद रिजल्टेंट फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। और बताओ रिजल्टेंट फोर्स अगर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो ब्लॉक को वहां पे क्या कर रहा होगा, दोनों को रिटार्ड करा रहा होगा। और एक टाइम आएगा जबकि इस ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक की स्पीड वहां पे क्या होगी, 0 होगी विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब बताओ इस ऑब्जर्वर के लिए पूरा सिस्टम पहले भी रेस्ट में है, बाद में रेस्ट में। अगर ये ऑब्जर्वर यहां पे अप्लाई कर दे वर्क एनर्जी थ्योरम, बताओ वर्क किसका होगा। वर्क अगर देखोगे तो एक तो वर्क होगा यहां पे स्प्रिंग का वर्क हो जाएगा -12k(x²। स्यूडो फोर्स का वर्क क्या होगा, फ्रेम एक्सलरेटेड है तो स्यूडो फोर्स का वर्क होगा m प्लस एम इंटू ए। ध्यान रखना स्यूडो फोर्स कांस्टेंट है तो m प्लस एम इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब चेक करोगे जो x निकल के आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ m प्लस एम इंटू ए बाई के। देखो है कि नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम कहां पे बैठ के देख रहे हैं, अगर हम प्लैंक पे बैठ के देख रहे हैं, अगर हम प्लैंक पे बैठ के देख रहे हैं तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक पहले एक्सलरेट करेगा फिर रिटार्ड करेगा, और इसके बाद बताओ ये ब्लॉक फिर से लेफ्ट की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा। और हमें मालूम है जिस जगह रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, बताओ उस पोजीशन को हम मीन पोजीशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो मीन पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है। और अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 दिखाई देती है। और मीन से एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, बताओ उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर तुम यहां पे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो चेक करो एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड यहां पे x माइनस एक्स नॉट, तो उसकी वैल्यू m प्लस एम इंटू ए बाय के निकल के आएगी या नहीं आएगी वहां पे। तो इतनी चीज हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर हम प्लैंक पे बैठ के देख रहे हैं तो ये ब्लॉक पहले क्या होगा, मीन पोजीशन पे आएगा, मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा। और जब ये मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड कितना बन रहा है। तो जब ये मीन से एक्सट्रीम पे आएगा तो ध्यान रखना है इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड होगा m प्लस एम इंटू ए बाय के। और ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है कि प्लैंक का एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्लैंक का एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल का, दोनों ब्लॉक का एम्पलीट्यूड भी वहां पे क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। हमें यह चेक करना है कि प्लैंक वाले ऑब्जर्वर को मोशन वहां पे एसएचएम दिखाई देगा क्या। तो देखो इतनी चीज मैं रब कर रहा हूं वहां पे, अब देखो हमने यहां पे क्या डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया है कि ये हमारी मीन पोजीशन थी कि नहीं थी। और मान लो मीन पोजीशन से किसी टाइम पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस x0 था, और मान लो मीन पोजीशन से किसी टाइम पे ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो गया, y डिस्प्लेस हो गया। अब बताओ उस टाइम पे अगर तुम पूरे को सिस्टम कंसिडर कर रहे हो तो फोर्सेस क्या शो करोगे, शो करोगे प्लैंक की नॉर्मल, यहां पे शो करोगे m प्लस एम इंटू जी, है कि नहीं। साथ में यहां पे क्या शो करोगे, साथ में यहां पे शो करोगे सीडो फोर्स m प्लस एम इंटू ए। इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगी k इंटू एक्स नॉट प्लस वाई। अच्छा ये तुम्हारी मीन पोजीशन थी विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक।
तो विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक अगर देखोगे ये मीन पोजीशन से ब्लॉक कितना गया, y डिस्प्लेस किया, रिजल्टेंट फोर्स कहां बन रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट की ओर बन रहा होगा, उसकी इक्वेशन होगी k टाइम्स एक्स नॉट प्लस वाई माइनस एम प्लस एम इंटू ए। चेक करो यही रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन है कि नहीं है, और हमें मालूम है के एक्स नॉट किसके बराबर है, एम प्लस एम इंटू ए के बराबर है, तो वो चीज कैंसिल आउट होगी। और बताओ रिजल्टेंट फोर्स के इंटू वाई के बराबर है कि नहीं है। डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर हुआ है, फोर्स लेफ्ट की ओर लग रहा है, साइन अपनी तरफ से लगा दो नेगेटिव। फोर्स किस पे डिपेंड कर गया है, फोर्स डिपेंड कर गया है डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पे। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जर्वर रहेगा इसके लिए दोनों ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे। कंपेयर करोगे तो जो भी कांस्टेंट के होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं m प्लस एम इंटू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसका फॉर्मूला याद रखना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी k अपॉन m प्लस एम। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हम प्लैंक पे बैठ के देख रहे हैं तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये दोनों ब्लॉक वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा और ये उसकी वहां पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ वहां पे। अच्छा अब देखो वहां पे, यहां तक चीजें तुम्हें क्लियर है, अभी हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। अब इमेजिन करो कि जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा है वो स्टडी कर रहा है केवल किसकी, स्मॉल एम ब्लॉक की। और ये ऑब्जर्वर स्मॉल एम ब्लॉक की स्टडी कब कर रहा है, जब ये कहां पहुंच चुका है, जब ये पहुंच चुका है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा अब ये बताओ जब ऊपाले ब्लॉक की स्टडी करोगे और ऊपाला ब्लॉक कहां पहुंच चुका है, ये हमारी मीन पोजीशन है और ये किसी टाइम पे कहां पहुंच चुका है, एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच चुका है। अब बताओ अगर तुम यहां पे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे n, यहां पे mg, सीडो फोर्स m इंटू ए, साथ में इस डायरेक्शन में वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब हमें मालूम है कि जब इस ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a डैश दिखाई देगा। और बताओ ये एक्सेलरेशन उस टाइम पे मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा वहां पे, समझ में। मैंने क्या बोला, जिस टाइम पे प्लैंक के रेस्पेक्ट में नीचे वाला ब्लॉक कहां पहुंचेगा, एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, तो उस केस में प्लैंक के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। और बताओ इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन हम लिखेंगे वहां पे एफ एस माइनस एम इंटू ए। चेक करो यही होगा कि नहीं होगा, एफ एस माइनस एम इंटू ए इक्वल्स टू हो जाएगा एम इंटू ए डैश। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है बताओ वो ओमेगा स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है वहां पे। चेक करो ये चीज वहां पे जो इक्वेशन आएगी वहां पे एफ एस माइनस एम ए इक्वल्स टू हो जाएगा एम इंटू हो जाएगा ए डैश। ए मैक्स की मतलब होता है ओमेगा स्क्वायर ए वहां पे एम्पलीट्यूड है, तो इक्वेशन हो जाएगी एफ एस माइनस एम ए इक्वल्स टू एम। ओमेगा का मतलब क्या हो गया, ओमेगा का मतलब हो गया के अपॉन एम प्लस एम, और जो ए है ए की वैल्यू है एम प्लस एम इंटू के इंटू ए। अब यहां से m प्लस एम कैंसिल आउट होगा, k वहां पे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन हमें क्या निकल के आती है, इक्वेशन निकल के आती है कि जो भी फ्रिक्शन होगा वो यहां पे 2ma के बराबर होगा कि नहीं होगा। वहां पे देखो चेक करो यहां पे ये चीज है कि नहीं है भाई। जिस इक्वेशन जो लिखी जाएगी, इक्वेशन यही लिखी जाएगी एफ एस माइनस एम ए
भाई किसी भी टाइम पे इस ब्लॉक की अगर इक्वेशन लिखोगे तो किसी भी टाइम पे इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स की। किसी भी टाइम पे अगर तुम रिजल्टेंट फोर्स लिखने की कोशिश करोगे, देखो चेक करो, रिजल्टेंट फोर्स यही लिखोगे ही नहीं लिखोगे, एफ एस माइनस एम ए इक्वल्स टू एम इंटू ए डैश। तो जो भी एफ एस आएगा, एफ एस की वैल्यू एम ए प्लस एम इंटू ए डैश आएगी कि नहीं आएगी। अब यहां से हमें मालूम चल रहा है कि ए तो अभी कांस्टेंट है। अगर हम प्लैंक के किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के लिए टर्म तो कांस्टेंट है। अब बताओ ए डैश अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और हमें मालूम है कि जो ए डैश एक्सेलरेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए डैश जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए होती है। देखो है कि नहीं है। तो यहां पे बेसिकली हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी डेवलप हो सकती है। समझ में, जब हम प्लैंक को कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव करा रहे हैं तो उस केस में फ्रिक्शन वेरी कर रहा है और हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो जिस टाइम पे ए डैश मैक्सिमम होगा बताओ उस टाइम पे फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है सबको पुट करने पे बताओ वो 2ma आती कि नहीं आती है। और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है अगर वो भी यहां पे लेस देन इक्वल्स टू एफएल होगी तभी ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर पाएंगे। अब चेक कर लो कंडीशन क्या बन रही है वहां पे। जो कंडीशन आएगी वो आएगी 2ma लेस देन इक्वल्स टू एफएल का मतलब म्यू इंटू इस सरफेस की नॉर्मल, इस सरफेस की नॉर्मल m इंटू जी। m से m कैंसिल आउट होगा तो एक्सेलरेशन आएगा लेस देन इक्वल्स टू किसके बराबर, म्यू जी बाय 2 के बराबर। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है, एक्सेलरेशन की रेंज निकल के आ रही है लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी बाय 2। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है वो पॉसिबल है वहां पे कितना, म्यू जी बाय 2। अब जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले आईआईटी जेईई में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, लेकिन वहां पे केवल डिफरेंस क्या होता है, यहां प्लैंक नहीं दिया हुआ था। ये पूरी जो स्प्रिंग थी वो ग्राउंड पे फिक्स थी, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक को लाके प्लेस किया गया था और उसको हमने मूव कराया था। तो वहां पे अगेन वो एक्सेलरेशन या म्यू की रेंज की बात करता था वहां पे। तो इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, लेकिन यहां पे थोड़ा चेंज है। यहां पे प्लैंक के ऊपर लाके प्लेस कर दिया और प्लैंक को साथ में वो क्या कर रहा है, मूव करा रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, पूरे प्रोसेस में ये चेक करेंगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी डेवलप हुई, और वो मैक्सिमम वैल्यू भी अगर एफएल से कम है, वो मैक्सिमम वैल्यू भी अगर एफएल से कम है तब तो दोनों ब्लॉक के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं होगी वहां पे। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई। तो इसको नोट डाउन करो और एक बार इसको समझने की कोशिश करना तुम लोग फिर से।